आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 स्टडी करेंगे। कह रहा रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षीय चालक बेलन द्वारा घिरा है। दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और एक सिलेंडर है, कुल मिला के उसको चार्ज दिया गया है और वो एक खोखले समाक्षीय चालक बेलन द्वारा घिरा है। कहने का मतलब कि एक बेलन है और उसके ऊपर एक कवरिंग है, बीच में खाली जगह है और दोनों बेलन और कवरिंग दोनों बेलनाकार है। तो कह रहा है दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना है। कहने का मतलब ये है कि एक कोई लकड़ी का गुटका है जो गोल आकार में है और लंबा है, उसको रख दिया गया, जैसे कोई बांस काट के रख दिया गया हो, ऐसे खड़ा खड़ा खूंटे जैसा, और उस खूंटे को चारों ओर से लोहे की कोई पतली पन्नी हो उसको मोड़ करके वृत्ताकार मोड़ दिया जाए, उसको ढक दिया जाए, इस प्रकार से स्थित बनाई गई है। तो कह रहा है कि जो बीच में खाली स्थान है उसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो पहले फिगर देख लेते हैं। तो ये अंदर एक बेलन है, ये ठोस है और ये इसके बाहर ये एक बेलन रखा गया है और यहाँ पर खाली जगह है। तब देखिए जो बेलन है इसकी लंबाई L है और ये जो अंदर वाला बेलन है इसकी त्रिज्या R1 है और ये जो बाहर वाला बेलन है अंदर वाली अक्ष से उसकी त्रिज्या R2 मानी गई है और अंदर वाले बेलन का ये जो अक्ष है और ये जो मोटाई है बाहर वाले बेलन की, अंदर वाली जो सतह है वहाँ से ये लंबाई चौड़ाई स्मॉल r मानी गई है। अब इधर देखिए ये एकांक सदिश n कैप इधर बाहर को है और ये एकांक सदिश n कैप इधर बाहर को है और अगर ये बाहर वाली सतह मानी जाए तो सतह से विद्युत क्षेत्र इधर को है, ये यहाँ पर ये इधर को है, यहाँ पर इधर को है और ये x अक्ष है। यहाँ पर अगर केंद्र बिंदु माना जाए तो इसको x कह रहा है, इसको x डैश कह रहा है। अब ये गाउसीय पृष्ठ, यस ये सरफेस जो है इसको गाउसियन पृष्ठ बोल रहा है और यहाँ पर देखिए छोटा सा सरफेस का टुकड़ा लिया गया है जिसको छोटे टुकड़े को ds कह रहा है, ds। और यहाँ पर देखिए जो एकांक सदिश है n कैप और विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा दोनों बाहर की ओर है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल भी क्षेत्रफल के लंबवत हमको लेना है एकांक सदिश। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के लंबवत ये लाइन जा रही है तो एकांक सदिश भी लंबवत बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र ये है और ये सतह जो है इसका क्षेत्रफल का लंबवत घटक ये n कैप इधर है। देखिए 90 डिग्री का कोण भी दिखाया है, इधर भी 90 डिग्री का कोण दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले फिगर कैसे बनाया गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो समकक्षीय प्रत्येक लंबाई के दो खोखले बेलन बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः R2 एवं R1 है। तो बाहरी ये देखिए R2 है और अंदर वाली ये R1 है, अंदर वाली त्रिज्या R1 और ये बाहर वाली R2 है। यानी इस अक्ष से बाहर वाली त्रिज्या R2 है, इस अक्ष से अंदर वाली ये जो अंदर बेलन है उसकी त्रिज्या R1 है और R2 R1 से ज़्यादा है क्योंकि R2 बाहरी है। आंतरिक बेलन रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा से आवेशित है तथा R2 त्रिज्या के बाह्य बेलन से घिरा हुआ है। अब ये जो अंदर वाला बेलन है ये वाला
ये जो है ये आवेश घनत्व लैम्डा, जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है उससे घिरा हुआ है। तो अंदर वाले बेलन का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और बाहर वाले जो बेलन है उसकी त्रिज्या r2 है, और ये बाहर वाला घेरे हुए है अंदर वाले को। तो अब देखिए कह रहा है कि हमें दोनों बेलन के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है, जो खाली स्थान बचा है। अब देखिए यदि आंतरिक बेलन पर आवेश स्मॉल q है तब q इक्वल टू लैम्डा एल, या यूं कहें लैम्डा इक्वल टू q बाई एल होता है। अब देखिए अगर रेखीय आवेश घनत्व है, अगर रेखीय आवेश घनत्व है तो लैम्डा इक्वल टू q बाई एल होता है, और अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है तो सिग्मा इक्वल टू q बटे s होता है क्षेत्रफल, और अगर आयतन पृष्ठ घनत्व निकालना है तो डेल्टा इक्वल टू होता है q अपान v, मतलब आयतन। तो देखिए जब सिर्फ लंबाई है तो यल है, जब लंबाई चौड़ाई दोनों है तो क्षेत्रफल है, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तो आयतन है यहाँ पर। तो कैसे फार्मूला लिखते हैं वो समझना है। तो अगर हम Q की बात करें इस फार्मूले के हिसाब से तो Q इक्वल टू लैम्डा एल होगा। तो अंदर वाले बेलन में, जो अंदर बेलन है उसका आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू लैम्डा एल, इसलिए ये लिखा है। अब देखिए अंदर वाले पर आवेश Q है तो जाहिर सी बात है कि प्रेरण के कारण, इंडक्शन जिसको बोलते हैं, तो चूंकि इस पर Q आवेश है तो ये अंदर वाली सतह पर ये प्लस है तो प्लस आकर्षित करेगा माइनस को, तो अंदर वाली प्लेट जो अंदर वाली सतह माइनस Q आवेश धारण करेगी। ये बाहरी वाली पृष्ठ की, मतलब बाहरी वाले बेलन की आंतरिक पृष्ठ माइनस Q पर होगी। और ये देखिए बाहरी वाले पृष्ठ को यहाँ पर अर्थिंग कर दिया है, पृथ्वी से ये तार, कोई चालक तार है उससे जोड़ दिया। तो चूंकि ये इधर माइनस है तो इसके बाहर प्लस होगा, क्योंकि उदासीन रखने के लिए अगर अंदर माइनस है तो बाहर प्लस रखना पड़ेगा। तो बाहर वाले प्लस जो है जब ये अर्थिंग कर देंगे तो उसमें चला जाएगा, तो बाहर का पृष्ठ उदासीन है, तो इसको ध्यान देना। तो वही कह रहा है कि यदि आंतरिक बेलन पर Q आवेश है तब Q इक्वल टू लैम्डा एल प्रेरण से खोखले बेलन पर माइनस Q आवेश उत्प्रेरित होता है, यानी इंड्यूस्ड होता है, और इसके बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्प्रेरित होता है जो स्वयं प्राप्त होता है, और ये बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q हो जाएगा। यहाँ बाहरी पृष्ठ पर, यहाँ पर ये माइनस Q है तो इधर बाहर प्लस Q हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अंदर माइनस Q आवेश उत्प्रेरित होता है और इसके बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्प्रेरित होता है जो स्वयं प्राप्त होता है। ये देखिए प्लस है तो इसका जो परमाणु है उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि प्लस माइनस को खींचता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो खींचेगा इधर। तो जाहिर सी बात है कि इधर माइनस होगा तो बाहर प्लस हो जाएगा। अब ये बाहर अर्थिंग है तो बाहर वाला प्लस अर्थ में चला गया तो ये न्यूट्रल हो गया, बाहर अंदर माइनस है। अब देखिए माना दोनों बेलनों के बीच के स्थान में इसमें E ज्ञात करना है, यानी हमें त्रिज्या ज्ञात, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो x डैश अक्ष से r दूरी पर बिंदु P मान लेते हैं कोई। तो ये x अक्ष जो ये है एक्सिस है, इससे कोई बिंदु यहाँ पर P मान लिया गया है। ये देखिए P लिखा गया है। अब देखिए लंबाई L तथा त्रिज्या R का एक गाउसीय बेलन बनाते हैं, इसके पृष्ठ पर P बिंदु स्थित है। तो कोई एक जो है गाउसियन पृष्ठ हम लोग ले लेते हैं जिसकी लंबाई L है और त्रिज्या R है, ये R है, और वहां पर कोई बिंदु P मान लेते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ पर आवेश Q इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा L हो जाएगा। ये जो गाउसियन पृष्ठ है, क्यों, क्योंकि उत्प्रेरण के कारण जो जितना आवेश यहाँ पर है उतना ही इस पृष्ठ पर भी रहेगा, बस फर्क इतना है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर केवल परिमाण की बात हो रही है,
उसका आवेश पॉजिटिव है कि निगेटिव इसकी बात नहीं हो रही, इसलिए यही फार्मूला लग जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा एल, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। अब देखिए, बेलनीय सममित के कारण बेलन के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E एक समान होगा। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि चूंकि ये बेलन के आकार का है तो सब जगह पृष्ठ इसका एक ही तरह है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र सब जगह एक ही तरह होगा। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर दिशा बताई गई है कि ये इस तरह, ये जो बाहरी सतह है यहाँ पर इसके लंबवत है, और ये अंदर जो है ये पृष्ठ, तो ये भी बाहर की तरफ लंबवत होगा, और विद्युत क्षेत्र भी इधर को ही लंबवत होगा अगर ये पृष्ठ ली जाएगी। तो अगर ये पृष्ठ लेंगे तो पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत इधर बाहर की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र ये लंबवत इस तरफ को होगा। तो ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इसके परिणाम में और बेलन पर खींचे अभिलंब दिशा में बाहर की ओर होंगे। तो यहाँ पर अगर ये पृष्ठ लिया जाएगा तो पृष्ठ के लंबवत एन कैप ये भी बाहर को होगा, और ये पॉजिटिव जो चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर को निकलती हैं, बाहर को, तो इसलिए ये विद्युत क्षेत्र की रेखा भी बाहर को है। तो वही कह रहा है कि इसके परिणाम में और बेलन पर खींचे गए अभिलंब दिशा में बाहर की ओर होंगे। अब देखिए, गाउसीय पृष्ठ के वक्रीय पथ के क्षेत्रफल Q इक्वल टू, अब देखिए पृष्ठ आ गया, पृष्ठ, तो पृष्ठ में लंबाई चौड़ाई 2 होंगी, तो क्षेत्रफल लेना है। तो ये सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr, और लंबाई जितनी होगी तो वो भी लिखते हैं, तो 2πrl हो जाएगा। गाउसीय पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πrl। यहाँ पर देखिए Q है, Q जो है ये S होना चाहिए था, क्षेत्रफल S, ये S जो लिखा है गाउसीय पृष्ठ S, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर S होना चाहिए, Q गलती से लिख गया है, तो S इक्वल टू 2πrl हो जाएगा, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सिलेंडर के। अब देखिए, बिंदु P पर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का एक अवयव कौन सा लेते हैं, ds ले लेते हैं। छोटा ये ds ले लेंगे, इसमें निकाल लेंगे आवेश या विद्युत क्षेत्र जो भी निकालना है, और पूरे का गुणा कर देंगे तो पूरे में विद्युत क्षेत्र या आवेश आ जाएगा। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यदि ds में से विद्युत अभिवाह इक्वल टू d फाई है, तो यदि ds में से विद्युत अभिवाह d फाई है, तो जैसे कि फार्मूला होता है गाउस नियम से, d फाई इक्वल टू ई डॉट ds, तो d फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा, ये आदेश गुणनफल में फार्मूला होता है, जैसे a डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो ये ई डॉट ds इक्वल टू ई ds cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लंबवत है, विद्युत क्षेत्र भी लंबवत बाहर, एक ही दिशा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री रख दिया, तो ये आ गया d फाई इक्वल टू ई ds। अब देखिए, ये खुद बता रहा है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र एवं जो पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा सा लिया गया है, यन कैप के अनुदिश यानी एकांक सदिश के अनुदिश यानी लंबवत है पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि सभी गाउसीय पृष्ठ में कुल विद्युत अभिवाह फाई हो, अगर पूरे जो छोटे छोटे घटक लिए गए उनको जोड़ लिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि इनको समाकलन करेंगे तो फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ पूरा d फाई हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे वक्र पृष्ठों को आपस में इकट्ठा करेंगे, तो फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा पूरे वक्र पृष्ठ के लिए ये गोला बना दिया है सर्किल, ताकि पता चले कि वक्र पृष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए 2πrl लिखा है, ताकि पता चले कि सिलेंडर के पृष्ठ वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, क्योंकि सिलेंड्रिकल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πrl। तो ये हो गया ई डॉट ds, तो फाई 1 हो गया ई, ये वक्र पृष्ठ के लिए ये ds हो जाएगा,
2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू ई। अब यहाँ पर देखिए डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस था, तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस आया था। तो ये डी एस एक छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल है और बड़े टुकड़े का मतलब पूरे पृष्ठ का लेंगे तो ये एस क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल। तो इसी एस की जगह 2 पाई आर एल हो गया, बाकी जैसे ई था वो ई लिख गया, तो ये पूरा फाई आ गया। ये ना भी करते तो आप इस तरह यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे कि छोटे पृष्ठ के लिए इतना है तो बड़े के लिए ई इंटू यस होगा, और यस कितना है 2 पाई आर एल अभी हमने ऊपर निकाला है। तो चूंकि संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ पर अचर है, यानी विद्युत क्षेत्र सब जगह कांस्टेंट है, एक समान है, तो इसके अतिरिक्त माना गॉसीय पृष्ठ की दोनों टोपियों में विद्युत अभिवाह इक्वल टू फाई 2 है। विद्युत अभिवाह का मतलब विद्युत फ्लक्स, प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश उस पृष्ठ से, उसको अभिवाह या फ्लक्स भी बोलते हैं। तब देखिए दोनों तरफ ये पृष्ठ है हमारे, अभी हमने यहाँ से ये निकाल लिया है ये वाला, अब ये इधर पृष्ठ वाला निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फाई 2 कितना होगा, फाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस। अब देखिए दोनों पट्टियों की बात हो रही है, तो जैसी बात है कि बाईं और दाईं तरफ भी ई डॉट डी एस होगा और दाईं तरफ भी ई डॉट डी एस होगा, मतलब इधर भी ई डॉट डी एस होगा क्योंकि पृष्ठक्षेत्रफल डी एस है, इधर भी ई डॉट डी एस होगा। तो फाई 2 इक्वल टू होगा 2 ई डॉट डी एस हो जाएगा, यानी फाई 2 इक्वल टू 2 ई डॉट एन कैप डी एस, ये एकांक सदिश को बताएगा एन कैप, तो 2 ई डॉट डी एस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इधर जो है पृष्ठ जो है वो इधर को है, बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम ई डॉट डी एस को ई डी एस कास थीटा लिखेंगे तो कास 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए बता रहा है कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल का एकांक सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है और कास 90 का मान 0 होता है। इसलिए जब इसकी जगह 2e ds कास थीटा लिखेंगे तो कास 90 आ जाएगा, 90 का मान 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए फाई 2 0 हो गया दोनों पृष्ठ से। यदि संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ में से कुल विद्युत अभिवाह फाई है तो क्या होगा, फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, तो ये फाई 1 हमारा इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र निकलने वाला ये वाला पृष्ठ, और फाई 2 इन दोनों पृष्ठों से है, तो ये तो दोनों 0 हैं, केवल ये भर था, तो इसलिए फाई 2 जो दोनों को एक साथ लिखा है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फाई 2 को 0 रख दिया, फाई 1 ई इंटू 2 पाई आर एल, यानी ई डॉट इंटू यस होगा, और पूरा वक्र पृष्ठ जो बेलन का होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एल। तो ये आ गया। अब ध्यान दीजिए ये विद्युत क्षेत्र के लिए है, इस बात को ध्यान देना। अगर ये आवेश के लिए होता तो आवेश चूंकि इधर से निकलता, इधर से आता और इधर से निकलता, तो ये पृष्ठ पर 0 होता, फिर यहाँ दोनों के कारण होता। ध्यान दीजिए यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो समझने का प्रयास करिए कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, यही जानना जरूरी है। ये कैलकुलेशन से ना घबराइए कि कितना बड़ा है, हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर देखिए
फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल बेलन के वक्र पृष्ठ का, और ये जो इधर उधर हैं दाएं बाएं पृष्ठ ये लंबवत है विद्युत क्षेत्र के, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो हो गया दाएं बाएं दोनों के कारण। तो ये फाई आ गया 2e इंटू पाई आर एल। अब गाउस के नियम के अनुसार अब ये फाई निकाला है विद्युत फ्लक्स, और हमको निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र, तो फाई इक्वल टू 2e इंटू पाई आर एल। अब गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाई की जगह 2e इंटू पाई आर एल इक्वल टू, अब रेखीय आवेश घनत्व में Q इक्वल टू लैम्डा एल होता है, तो लैम्डा एल लग दिया Q की जगह, अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया जैसे हमने ऊपर बताया। तो ये हो गया E इक्वल टू लैम्डा अपान, ये एल एल कट गया, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। तो E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अतः E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ बेलनों के समाक्ष से बिंदु की दूरी आर है तथा क्षेत्र अक्ष के अभिलंब त्रिज्यीय है। ध्यान दीजिए जो विद्युत क्षेत्र है ये अक्ष के अभिलंब यानी जो एक्सिस है उसके लंबवत दिशा में, ये एक्सिस है इसके ये लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र है, और ये त्रिज्यीय है रेडियल है। ये देखिए वृत्ताकार हमारे पूरा बेलन है, तो इसमें हर जगह ऐसे जैसे त्रिज्या निकलती हैं साइकिल की तिली वैसे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार से ये 17 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉन दूरी पर परिबद्ध हैं यानी बंधे हुए हैं। तो कह रहा है निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलन कीजिए, और कब करना है जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य की अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाए। तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हमें शून्य लेना है, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य में जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक एक करके हमको निकालना है, तो पहले इसको निकालते हैं। तो देखिए प्रोटॉन का आवेश हमें पता है Q1 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q2 इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता क्या माना जाता है, तथा हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या r मान ली गई। अब Q1 एवं Q2 के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम क्वेश्चन में दिया गया है, तो जाहिर सी बात एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 का यहाँ पर गुणा हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मान लीजिए r दूरी पर है, वो r दूरी इतनी है, तो यदि विभव ऊर्जा को अनंत पृथक्कीकरण पर शून्य लिया जाए तब, अगर अनंत में हम जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा कहें या विभव ऊर्जा कहें उसको अगर हम जीरो ले लें तो विभव ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा विभवांतर अनंतता पर माइनस विभवांतर r दूरी पर। तो अनंत पर कितना विभवांतर होगा यानी पोटेंशियल होगा, विभवांतर न कह के विभव कहना चाहिए। तो अनंत पे चूंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया है माइनस r दूरी पर, तो r दूरी पर दो आवेश Q1 और Q2 हैं, तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वही लगा देंगे। जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही विभव ऊर्जा होगी। तो जीरो अनंत पर चूंकि ज़्यादा है तो ज़्यादा में कम घटाएंगे, जीरो माना गया है और जैसे पास आएंगे तो निगेटिव होगा, तो ज़्यादा में कम घटाना है। तो ज़्यादा अनंत पर है तो अनंत माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r, ये विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता। तो फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया, निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। Q1 हमारा 1.6, पहले 1/4πε0 की वैल्यू रखना है 9 इंटू 10⁻9, फिर Q1 1.6 इंटू 10⁻19 और Q1 Q2 2 हैं तो इसका स्क्वायर कर दिया अपन 0. ये r है तो ये r रख देंगे 0.53 इंटू 10⁻10। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया
-43.47 × 10⁻⁻19 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उससे भाग दे देंगे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इतने का भाग दे दिए तो ये आ गया -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए जो Q1 और Q2 आवेश है इनका चिन्ह नहीं रखा गया, बस चिन्ह के हिसाब से हम ये बताएंगे कि दोनों के बीच जो ऊर्जा है वो आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ये चिन्ह से हमें पता चलेगा। तो ये -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होगी जब r दूरी पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखे जाएंगे, और वो r दूरी कितनी हो, 0.53 × 10⁻10 मीटर हो, और अनंत पे 0 है तो जाहिर सी बात है कि पास में निगेटिव होगी। अब अगला हमसे पूछ रहा है बी वाले में कि इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि वो दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि वो दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में है तो जाहिर सी बात है कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो एक को छोड़ देंगे तो चलने लगेगा। तो वही कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र कर दिया जाए और वो चलने लगे तो कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि वो दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है। तो ये गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा जो दी गई थी, जो पकड़ के रखे गए थे, उसकी आधी है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, अब इसी की आधी को गतिज ऊर्जा में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया था, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि जो जितनी स्थितिज ऊर्जा है इसका आधा अगर गतिज ऊर्जा में बदल जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये दूसरे विकल्प में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए कह रहा है कि माना इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए अभीष्ट न्यूनतम कार्य W है, तो कक्षा में गतिज ऊर्जा = 1/2 गुणे भाग A की विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि आधी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यही स्थितिज ऊर्जा की आधी होगी। तो 1/2 गुणे 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा है तो निगेटिव है, अब हम गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की उल्टा होगी, तो ये ऋण चिन्ह यहाँ पर धन किया गया है। तो ये आ गया सॉल्व करने पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी स्थितिज ऊर्जा। चूंकि संकाय की गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, इसको ध्यान देना कि गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमने अनंत पे 0 ली है, तो पास में ऋणात्मक होगी, और जहाँ स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा की उल्टा गतिज ऊर्जा है, तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक कार्य कितना करना पड़ेगा, जो स्थितिज ऊर्जा है। अब यहाँ पर देखिए जो कार्य है, तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है, जैसे हम कोई पत्थर छत के ऊपर ले जाते हैं तो जितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं तो जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो पत्थर अपने आप नीचे आ जाता है जहाँ से ले गए थे, मतलब वो जो स्थितिज ऊर्जा थी वही गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो अब अगर कार्य की बात आ जाएगी तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही कार्य में परिवर्तित होगी।
तो अनंत में स्थिर ऊर्जा 0 है, माइनस, और जो स्थिर ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा 13.6 है, तो स्थिर ऊर्जा ये पॉजिटिव में है, तो स्थिर ऊर्जा निगेटिव में होगी। तो अनंत में जो स्थिर ऊर्जा है उसमें घटा दिया गया जब वो r दूरी पर है। इस कंडीशन में जब आधी गतिज ऊर्जा बदल गई है तो जाहिर सी बात है कि आधी स्थिर ऊर्जा बचेगी। तो 13.6 गतिज ऊर्जा है जो आधी है, तो आधी स्थिर ऊर्जा होगी, तो यही आधी स्थिर ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा। तो अनंत में जितनी है उसमें से दोनों r दूरी पर जब हैं तो आधी चूंकि कार्य में बदल रही है तो आधी यहाँ लिखी गई है स्थिर ऊर्जा, तो ये आ गया माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अतः इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको करने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इस तरह करिए। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। तो अगर हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें तो गतिज ऊर्जा कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इस तरह करिए, गतिज ऊर्जा ये डेल्टा के इक्वल टू लिखा जाता है वर्क डन, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा कि जब वस्तु की स्थिर ऊर्जा थी तो उस समय गतिज ऊर्जा कितनी थी 0, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0। अब उसको गति में लाएंगे तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अंतिम होगी और यही वर्क में चेंज हो जाएगी, यही वर्क में बदलेगी जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा जब वर्क में बदल जाएगी तो वस्तु स्थिर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऋणात्मक है, जो ये धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरह नहीं kf माइनस ki होता है, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये अंतिम हमारी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये माइनस प्रारंभिक हो जाएगी 0। तो जाहिर सी बात है कि ये 0 में जब ये घटेगा तब भी माइनस में आएगा। तो कुल मिला के इसको ऐसे समझना है कि जो गतिज ऊर्जा है वही कार्य में बदलेगी। तो जब कार्य में पूरी बदल जाएगी तो वस्तु स्थिर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो स्थिर ऊर्जा ही होगी। तो गतिज ऊर्जा से जब कार्य होगा तो वो स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव वाला पॉजिटिव फिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए हम और बारीकी से समझते हैं कि कुल ऊर्जा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा बन गई है। तो बची कितनी, ये आधी है इसकी बनी है, तो आधी बची 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये स्थिर ऊर्जा है यानी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी स्थिर ऊर्जा से हमको इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी ऊर्जा हम दे दें तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएगा। तो अगर ये ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है निगेटिव में, तो हमें पॉजिटिव में इतनी ही ऊर्जा देना पड़ेगा या इतना ही कार्य करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होगा। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा में बदल गई है और जो ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा बची है इसको और गतिज ऊर्जा में बदल दें। तो गतिज ऊर्जा धनात्मक है, तो यही ऊर्जा हमको देना पड़ेगा धनात्मक वाली इस ऋणात्मक को बैलेंस करने के लिए, तब हमारा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएगा। तो इतना न्यूनतम कार्य हमें करना पड़ेगा उसको स्वतंत्र करने के लिए। तो वही कह रहा है, कहता है इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस तरीके से भी समझ में आए वैसे समझ सकते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है
सी में पूछ रहा है कि यदि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 एंगस्ट्रॉम पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए तो उपर्युक्त ए और बी के उत्तर क्या होंगे। अब 1.06 एंगस्ट्रॉम पर ही शून्य ले लेते हैं। पहले हमने कहाँ लिया था, अनंत पर लिया था। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच पृथक्करण की दूरी 1.06 एंगस्ट्रॉम पर विभव स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वही 1/4πε0 Q1 Q2/R होगी। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ और चूंकि प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो यहाँ पर देखिए, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.06 एंगस्ट्रॉम पर विभव ऊर्जा को 0 ले लिया जाए। तो यहाँ पर जब 0 ले लिया जाए तो कह रहा है ए और बी जिनके हमने उत्तर निकाले हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए 1.06 एंगस्ट्रॉम पर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला होता है तो माइनस हो गया। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम गुणे प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻19 बटे बीच की दूरी 1.06 × 10⁻10 मीटर। अब ये देखिए हम लोग पहले यहाँ पर Q1 और Q2 की इतने एंगस्ट्रॉम दूरी पर निकाला गया था और अब वो दूरी बदल दी गई है कि उतने पे 0 लिया जाए। तो जैसे यहाँ निकाला था वैसे हम लोग यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ इस दूरी के लिए निकाले थे और यहाँ इतनी दूरी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 से नहीं घटाया है, डायरेक्ट कर दिया है। तो ये जो निगेटिव है कुल मिला करके ये इलेक्ट्रॉन वाला निगेटिव नहीं है, ये 0 में जब घटाएंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो ये आ गया सॉल्व करने पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम पर पीछे हमने जो निकाला था उतनी थी स्थितिज ऊर्जा निगेटिव में और यहाँ पर आ गई 1.06 एंगस्ट्रॉम पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसकी आधी आई। अब देखिए जब इतनी दूरी पर इतनी आई तो आता है जब निकाय की विभव ऊर्जा 1.06 एंगस्ट्रॉम पर शून्य ली जाए। अगर 1.06 एंगस्ट्रॉम पर शून्य ली जाए तब इसकी विभव स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए एक बारीकी की चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ते थे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता था गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह यहाँ पर जो विभव ऊर्जा है, देखिए यहाँ पर विभव ऊर्जा लिखा है, यहाँ विभव स्थितिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी यही यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी है। एनर्जी, ठीक ना। तो ये बराबर हो जाएगी विभव स्थितिज ऊर्जा प्लस विभव गतिज ऊर्जा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए अभी हमने विभव ऊर्जा निकाली है, विभव स्थितिज ऊर्जा। तो विभव स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दूरी पर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो ये विभव स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब कह रहा है कि अतः जब निकाय की विभव ऊर्जा 1.06 एंगस्ट्रॉम पर शून्य ली जाए, विभव ऊर्जा का मतलब ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम
मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा शून्य ली जाए तो स्थितिज ऊर्जा तो इतनी है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जो टोटल ऊर्जा है उसमें से स्थितिज ऊर्जा घटा दें, तो टोटल ऊर्जा हमारी इतनी है, उसमें से ये स्थितिज ऊर्जा घटाई गई तो आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना जब घटाया गया स्थितिज ऊर्जा तो ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ नीचे कह भी रहा है, कह रहा है अतः विभव ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी है के शून्य को स्थानांतरित करने के से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए अभीष्ट ऊर्जा उतनी ही रहती है। अब देखिए ये जो ऊर्जा आई है हमारी, ये विभव स्थितिज ऊर्जा, तो इसको इस तरह समझिए कि जैसे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए या ऊंचाई पर, तो यहाँ से जो गति दी जाएगी यहाँ वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वेग 0 हो जाएगा, तो यहाँ mgh होगी, यहाँ पर ½ mv² होगी, तो यही ½ mv² यहाँ पर आकर mgh में चेंज हो जाएगी, यानी पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा ये जो है यहाँ पर 1.06 × 10⁻⁻10 मीटर पर, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है या स्थितिज विभव ऊर्जा है। और अगर निकाय की कुल ऊर्जा 0 ली जाएगी यहाँ पर 1.06 एंगस्ट्रॉम पर, कहा जाता है जब निकाय की विभव ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा 1.06 एंगस्ट्रॉम पर शून्य ली जाती है, तब उसकी विभव स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यहाँ पर आई है। और विभव गतिज ऊर्जा भी इतनी ही हो जाएगी, क्योंकि यही स्थितिज ऊर्जा ही तो गतिज ऊर्जा में चेंज होगी, बस ये चिन्ह बदल जाएगा, निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि अतः विभव ऊर्जा के शून्य को स्थानांतरित करने से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए अभीष्ट ऊर्जा इतनी ही रहती। अब ये स्थितिज ऊर्जा है, विभव स्थितिज ऊर्जा, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करेंगे तो यही गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, तो जाहिर सी बात है चिन्ह बार उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चिन्ह माइनस की जगह पॉजिटिव हो गया। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करेंगे तो इतनी ऊर्जा हमको देना पड़ेगा, तब ये कुल ऊर्जा जब 0 हो जाएगी तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, यानी इतनी ही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो यही +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, तो यही गति के समय ऊर्जा उसकी रहेगी। तो वही कह रहा है कि अतः विभव ऊर्जा के शून्य को स्थानांतरित करने से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए अभीष्ट ऊर्जा उतनी ही रहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करेंगे तो यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अब प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा से जब गतिज ऊर्जा बदलेगी तो ऊर्जा बदल गई तो चिन्ह भी बदल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बात समझने की ये है कि कह रहा है कि जब निकाय की विभव ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा 1.06 एंगस्ट्रॉम पर शून्य ली जाए,
तो कुल ऊर्जा जब हम शून्य लेंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है, स्थिर ऊर्जा भी, लेकिन चूंकि स्थिर रखा गया है तो स्थिर में स्थिर ऊर्जा ही होगी, तो वही जो विभव ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा है उसमें स्थिर ऊर्जा ही होगी, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो स्थिर ऊर्जा है ये रहेगी कुल ऊर्जा में से जो शून्य ली गई है। अब इसी में से जो गतिज ऊर्जा होगी तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जब निगेटिव में पॉजिटिव इतना ही जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। तो ये ध्यान देना है, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा टोटल मिला के कुल ऊर्जा यानी विभव ऊर्जा होती है। तो विभव ऊर्जा बराबर विभव स्थिर ऊर्जा प्लस विभव गतिज ऊर्जा, इस तरह समझिए। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन से हमको करना है, तो आज बस यहीं तक।